हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे तीसरे लेक्चर में, जो कि है बेसिक इलेक्ट्रिकल का। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और इसमें हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो है ओम का नियम। ठीक है, सबसे पहले तो ओम का नियम पढ़ेंगे और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम रजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसे कैसे सोल्व करते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम एग्ज़ाम में वहाँ से जो एग्जामिनर है या परीक्षा जो हमारी होती हैं उनमें आ जाती है। ठीक है, तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा, देखो जैसे हम इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं, है ना, चाहे आप आईटीआई कर रहे हो चाहे पॉलिटेक्निक कर रहे हो, है ना, तो उसमें क्या है, एक बेसिक हमारा क्या है, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, तीन क्या है, ये बेसिक टर्म्स हैं हमारी, है ना, इंजीनियरिंग की। तो ये भी जो ओम का नियम है, कौन सा नियम है, ओम्स लॉ, है ना, ओम्स लॉ, ये भी क्या करता है, एक रिलेशन बताता है ना, किसमें किसमें रिलेशन बताता है, ये बताता है भाई रिलेशन, किस किस में रिलेशन बताता है, ये करंट में, वोल्टेज में और रेजिस्टेंस में, है ना। एक वैज्ञानिक हुए ओम्स, है ना, ओम एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने ये देखा कि भाई ये जो तीन क्वांटिटी हैं, जो तीन राशियां हैं, करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, इनके बीच में एक संबंध है ना। और वो जो संबंध जब उन्होंने रिलेशन उसका बनाया, यानी कि एक उन्होंने सूत्र निकाला ना, तो उसमें क्या आया, तीनों चीज आई है, करंट भी आई, वोल्टेज भी आया और रेजिस्टेंस भी उसमें आ गया। तो वो उन्होंने बना दिया कि भाई ये क्या है, अपने नाम पे एक नियम बना दिया कि ये भाई क्या है, ये ओम का नियम है। और ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V समानुपाती है किसके, करंट के, है ना। V समानुपाती है किसके, करंट के। सबसे पहले तो ये सुनो कि भाई ये समानुपाती है क्या। जैसे जो हमारा इससे पहले वाला लेक्चर है, तो तुम्हें मैंने समझाया था अच्छी तरीके से कि भाई ये समानुपाती का मतलब क्या होता है ना। समानुपाती मतलब ऐसी दो राशियां जो आपस में समान अनुपात रखती हूँ, है ना, समान अनुपात रखती हूँ, तो उसे हम बोलते हैं एक दूसरे का समानुपाती। एक एग्जाम्पल भी करके बताया था, तो जिन्हें जो पहली बार ये लेक्चर देखेंगे वो एक बार पिछली वाली वीडियो देख लेना, तो वहाँ से तुम्हें आराम से पता चल जाएगा कि भाई ये समानुपाती का मतलब क्या है। ठीक है, अब ये जब इन्होंने बताया कि भाई वोल्टेज हमारी किसके समानुपाती है, करंट के समानुपाती है ना, तो एक इन्होंने इसकी जो थ्योरी है वो इस तरीके से है कि किसी कंडक्टर में, है ना, किसी कंडक्टर में बहने वाली करंट, है ना, किसी कंडक्टर में बहने वाली करंट उस कंडक्टर के अक्रॉस लगने वाली वोल्टेज के क्या होती है, समानुपाती होती है ना। एक बार और सुनो, किसी कंडक्टर में बहने वाली करंट उस कंडक्टर के अक्रॉस लगने वाली वोल्टेज के क्या होती है, समानुपाती होती है। कब, जब उस कंडक्टर की भौतिक और रासायनिक अवस्थाएं चेंज न हो, है ना, जब उस कंडक्टर की भौतिक तथा रासायनिक अवस्थाएं चेंज न हो, है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं, किसी कंडक्टर में बहने वाली करंट उस कंडक्टर के अक्रॉस लगने वाली वोल्टेज के समानुपाती होती है। और कब होती है समानुपाती, जब कंडक्टर की भौतिक व रासायनिक अवस्था क्या रहे, न बदले, है ना। ठीक है भाई, तो किसी कंडक्टर में बहने वाली करंट उस कंडक्टर के अक्रॉस लगने वाली वोल्टेज के समानुपाती होती है। कब, जब कंडक्टर की भौतिक तथा रासायनिक अवस्थाएं चेंज न हो, है ना, उसकी भौतिक अवस्था
और रासायनिक अवस्था दोनों चेंज न हो। ठीक है भाई। तो अब देखो इसमें तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि भाई हम कह रहे हैं कि अगर कोई कंडक्टर है उसमें जो बहने वाली करंट है वो वोल्टेज के समानुपाती होगी। कब होगी? जब उसकी भौतिक और रासायनिक अवस्थाएं ना बदलें। तो इनसे क्या समझते हो आप कि भौतिक और रासायनिक अवस्थाएं न बदलें, है ना? क्या समझते हो? देखो सबसे पहले समझो भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था यानी कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस मतलब जैसा मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ अभी, ठीक है? ये क्या है? फिजिकल अपीयरेंस है कि मैं भाई कैसा दिखता हूँ, ठीक है? यानी लंबाई, चौड़ाई, वजन क्या है, किस तरह का है, तो वो सब क्या कहलाती है? भौतिक अवस्था कहलाती है, ठीक है? जैसे हमारा ये कंडक्टर है, अब मैं ये बोल देता हूं कि भाई इसमें जो बहने वाली करंट है और लगने वाली वोल्टेज एक दूसरे के समानुपाती हैं। कब? जब उसकी भौतिक अवस्थाएं बदल नहीं रही हैं। अब मुझे इसकी भौतिक अवस्था बदलनी है तो मैं क्या करूंगा? देखो इसकी भौतिक अवस्था हम बहुत सारे तरीके से बदल सकते हैं कंडक्टर की। कैसे? कि जैसे अगर ये मेरा एक कंडक्टर है मार्कर और मैं इसे काट के छोटा कर दूं तो उसकी लंबाई कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? है ना? पहले तो इतना बड़ा था ये, ठीक है? मान लो 5 इंच का है ना? अब इसे काट देंगे तो कितना रह जाएगा? 2.5 इंच का रह जाएगा, ठीक? या फिर इसे मैं खींच के लंबा कर दूं, है ना? इसे 1 फीट का कर दूं तो इसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज होगी, नहीं होगी? या फिर इसे ये ऐसा है गोल है अभी, इसे मैं हथौड़े से चपटा कर दूं, है ना, पीट पीट के, तो क्या होगा? ये भी मैं हो जाएगा इसकी फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि मैंने चेंज कर दी, यानी कि इसकी भौतिक अवस्था चेंज कर दी, ठीक? अब रासायनिक अवस्था मतलब फिर ये एक कंडक्टर है, अब मैं क्या करूं? इस पे किसी दूसरे पदार्थ का लेयर चढ़ा दूं, दूसरे पदार्थ की परत चढ़ा दूं, है ना? जैसे तुमने सुना होगा कि भाई चांदी के जो आभूषण हैं, गहने, उन पे सोने का पानी फिर लगा दिया भाई उस पे, है ना? तो रासायनिक अवस्था का ही मतलब वही होता है कि भाई एक हमारा कॉपर का कंडक्टर है और उसके ऊपर हमने क्या कर दिया? किसी दूसरे पदार्थ की परत चढ़ा दी, लेयर चढ़ा दी, ठीक है? तो वो क्या हुआ? उसकी रासायनिक अवस्था ही चेंज हो गई। तो वैज्ञानिक ने यही कहा कि भाई ऐसा होगा तो पॉसिबल कि किसी कंडक्टर में बहने वाली करंट और जो उसमें लग रही है वोल्टेज उसके समानुपाती होगी, लेकिन कब होगी? जब उस कंडक्टर की भौतिक और रासायनिक अवस्थाएं चेंज नहीं होंगी, ठीक है भाई? तो इसका ये जो लास्ट वाली जो लाइन है, भौतिक और रासायनिक अवस्था चेंज न हो, ये इसका सार है। किसका सार है? जो हमने ये लिखा है ना अभी ओम का नियम, इसका ये सार है, ठीक है? तो इसे एक बार देख लो, है ना? फिर अभी हम इसे और डिफाइन करेंगे, आगे और बढ़ाएंगे, ठीक है भाई? चलो अब देखो क्या है, अभी तुम्हें ये तो समझ में आया कि चलो ठीक है कि एक कंडक्टर है हमारा और उसमें जो है बहने वाली करंट जो है वोल्टेज के समानुपाती हो रही है। लेकिन अब ये ऐसे तो सोल्व नहीं हो सकता ना, अगर कोई क्वेश्चन आ गया और इसमें रेजिस्टेंस तो आया ही नहीं, वोल्टेज और करंट आई है, तो अभी इसमें रेजिस्टेंस भी लेके आएंगे, है ना? तो रेजिस्टेंस देखो कैसे लेके आएंगे, जब भी हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं कहीं से भी तो एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस। वो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? रेजिस्टेंस है, ठीक है? ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है भाई? तो हम जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, यानी कि रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है, ये 3 क्वांटिटी है, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ठीक है भाई? इन 3 क्वांटिटी में से किसी भी सर्किट में अगर 2 होंगी क्वांटिटी तो तीसरी वहां अपने आप आ जाएगी, ठीक है? अगर 2 क्वांटिटी होंगी तो तीसरी वहां पे अपने आप आ जाएगी। जैसे कोई सर्किट है उसमें करंट प्रवाहित हो रही है और उस सर्किट का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो वहां क्या आ जाएगी? वोल्टेज अपने आप आ जाएगी, ठीक है भाई? तुम वोल्टेज निकाल सकते हो कि भाई वो जो हमारा अप्लायंसेस है या जो हमारा इक्विपमेंट है वो कितनी वोल्टेज ले रहा होगा। अब अगर वोल्टेज है और करंट है तो आर आ जाएगी, ठीक है? तो इसके इसी तरह 3 फार्मूले होते हैं, जैसे अभी मैंने एक ये लिखा है ना, तो अभी देखो एक होता है आई बराबर वी अपॉन आर, और तीसरा होता है भाई आर बराबर वी अपॉन आई। ये है 3, ठीक है? तो क्वेश्चन डायरेक्ट जो है आईटीआई लेवल का डायरेक्ट इन तीनों में से ही किसी एक पे बन जाएगा, है ना? और अगर तुम ये 3 याद कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक ये ओम के नियम का ट्रायंगल है, इसे देख लेना अगर, ठीक है भाई?
ये। अब इसका मतलब क्या है कि हमें जो भी क्वांटिटी फाइंड करनी है, जैसे हमें v निकालना है तो v को छिपा लो। अब क्या बचा, i और r बचा, और ये भी एक दूसरे के बराबर में यानी कि गुणा में है, तो v बराबर आई आर। ठीक है, r बराबर v अपॉन आई है ना, r बराबर r को ढक लो और v बटे r आ गया, और i को ढक लो तो v बटे r आ गया। ठीक है भाई, और r को जब ढकोगे तो v अपॉन आई आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये है हमारा ओम के नियम का ट्रायंगल, और ये है उसके हमारे ओम के नियम के 3 फार्मूले। v बराबर आई आर, i बराबर v अपॉन r, और r बराबर v अपॉन आई। ठीक है, और एक जो हमारा ये है v बराबर आई आर, इसे बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप, है ना। इसे क्या बोलते हैं भाई, वोल्टेज ड्रॉप बोलते हैं इसे, है ना। तो अगर कहीं पूछ ले कि भाई वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस में कितना हो रहा है, या इस बल्ब के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो ये पूछ रहा है, v बराबर आई आर पूछ रहा है, तो वहां ये वाला फार्मूला लगाओ और डायरेक्ट जो है आंसर निकाल लो। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। देखो ये क्या है, मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं वो समझा रहा हूं एकदम कॉन्सेप्ट बेस। ठीक है, हम भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बुक खोल के और एक एक क्वेश्चन तुम्हें यहाँ बोर्ड पे करा सकते हैं, लेकिन उससे क्या फायदा है, उससे फायदा कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम केवल उन्हीं के लायक रह जाओगे फिर, है ना। अगर तुम्हें एक बार कॉन्सेप्ट आ गया तो तुम्हारे सामने उस कॉन्सेप्ट के चाहे 50 क्वेश्चन दे दो, तुम वो भी कर दोगे, लेकिन अगर तुम्हें एक ही क्वेश्चन रटवा दिया तो केवल तुम्हें वही याद रहेगा फिर, है ना, उसके अलावा तुम्हारा दिमाग नहीं चलने का। लेकिन अगर तुम्हें ये समझ आ गया कि ये हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, सब चीज़ सिस्टम ये है, इसका कॉन्सेप्ट ये है, तो एक बार अगर बेसिक तुम्हारा क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो गया, इसके जैसे चाहे इस पे ओम के नियम पे तुम्हारे 50 क्वेश्चन आ जाए, तुम 50 के 50 कर दोगे। ठीक है, नहीं तो इसलिए मेरा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हें जो है कॉन्सेप्ट समझाया जाए चीज़ों का, ना कि चीज़ों को रटवाया जाए। ठीक है, इसलिए एकदम याद नहीं होंगी, कोई भी चीज़ एकदम याद नहीं होगी, है ना, धीरे धीरे ही होगी। लेक्चर एक बार देखना पड़े, 2 बार देखना पड़े, 5-5, 10-10 मिनट का देखना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। उसे देखो, करो, नोट्स बनाओ अपने, है ना, तभी जाके कुछ होगा। अदरवाइज ऐसे लेट के पलंग पे और वीडियो देखोगे ना तो कुछ पता नहीं चलने का, है ना। चलो देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि किसी सर्किट में लगने वाली वोल्टेज 12 वोल्ट है ना, किसी सर्किट में लगने वाली वोल्टेज 12 वोल्ट है, तथा बहने वाली करंट कितनी है, करंट I बराबर 3 एम्पियर है ना। सर्किट का प्रतिरोध कितना होगा, है ना, प्रतिरोध कितना होगा। ठीक है भाई, तो यहां सिंपल फॉर्मूला लगेगा क्या कि भाई V हमें दी हुई है 12 वोल्ट और I हमें दे रखी है 3 एम्पियर, और हमें क्या निकालना है, R निकालना है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा यहाँ, है ना, ओम का नियम से ये निकल जाएगा। R बराबर क्या है, V अपॉन I। ठीक है, और V कितना है 12 और I कितना है 3, तो 3 चौक आ गया 4 ओम आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगा ITI में। ठीक है, R पूछ लेगा, V पूछ लेगा, I पूछ लेगा, कॉन्सेप्ट से करना। ठीक है, एक फार्मूला याद करना है, उसका तीनों याद हो जाएंगे, केवल ऊपर नीचे ही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, जैसे V बराबर IR है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे I निकालना है, तो क्या करूँ, इस R को इस V के नीचे ले जाओ, कुछ नहीं करना, I बराबर V बटे R, ये आ गया जी, बात खत्म। ठीक है, अब यही फार्मूला है V बराबर IR। अब मुझे क्या निकालना है, R निकालना है, ये R, इस I को V के नीचे ले जाओ तो R बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन I। लो जी, ये आ गए तीनों। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट से करना है, ना कि इन चीज़ों को तीनों फार्मूले तुम वहाँ पे रटने के लिए बैठ जाओ कि R बराबर V अपॉन I, R बराबर V अपॉन I, ऐसे कुछ नहीं होगा। एक याद रखो,
और सीधे सीधे क्या करो, उन चीजों को सोल्व करना सीखो। ठीक है भाई, चलो अब ये ओम का नियम जो तुम्हें बताया है, इसी का यूज करते हुए अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, कि जो हमारे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन होते हैं, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन है ना, वो किस तरह से सोल्व होते हैं, है ना। तो देखो दो हमारे कॉम्बिनेशन होते हैं रेजिस्टेंस के, एक तो सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम, और दूसरा होता है समांतर क्रम। ठीक है भाई, सीरीज, और दूसरा होता है पैरेलल। ठीक है भाई, सीरीज और पैरेलल। अब सबसे पहले सीरीज करेंगे। सीरीज मतलब श्रेणी क्रम। श्रेणी मतलब जैसे श्रृंखला बनती है ना, चेन, कि भाई एक कड़ी ये है, दूसरी कड़ी ऐसे पिरा दी, तीसरी कड़ी ऐसे परा दी, तो उसी तरीके से हम जो है रेजिस्टेंस को भी जोड़ते चलते हैं, है ना। जैसे एक रेजिस्टेंस हमारा ये है ए बी, ठीक, एक रेजिस्टेंस हमारा ये है सी और डी, और एक तीसरा रेजिस्टेंस है हमारा ये ई और एफ। अब मुझे करना है कि इन्हें जो है ना सीरीज में जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, बी को जोड़ दो सी से, ठीक है, बी को किससे जोड़ दिया, सी से, और डी को जोड़ दो ई से। ठीक है, तो ये कौन सा क्रम बन गया, ये बन गया श्रेणी क्रम। ये क्या बन गया, श्रेणी क्रम, है ना। ये जो ये होता है, ये तो होता है हेड, ठीक है, एक सिरा हेड और एक सिरा टेल, है ना, सिर और पूंछ समझ लो। ठीक है, एक सिरा इसका क्या कहा जाता है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट हेड, और दूसरे वाला कहा जाता है टेल, है ना, फिर हेड फिर टेल, हेड टेल। तो दूसरे का टेल यानी दूसरे की पूंछ, पहले की पूंछ दूसरे के हेड से, दूसरे की पूंछ तीसरे के हेड से, जब इस तरह रेजिस्टेंस जुड़े हुए हों तो वो कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है, वो कहलाता है भाई हमारा श्रेणी क्रम, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कौन सा, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये R1 R2 R3। ठीक है भाई, और ये फ्लो हो गई इसमें करंट, ठीक है, और ये V1 V2 और V3। ठीक, अब देखो इसमें क्या है, इस तरह का कॉम्बिनेशन तो तुम्हें पता चल गया कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अब इसके कुछ गुण हैं, इस कॉम्बिनेशन के क्या गुण हैं, देखो करंट फ्लो हो रही है I, है ना, तो सारे रेजिस्टेंस में कौन सी करंट फ्लो होगी, केवल I ही फ्लो होगी। क्यों, क्योंकि कोई दूसरा और रास्ता तो है ही नहीं करंट फ्लो होने का, है ना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई श्रेणी क्रम में करंट की वैल्यू समान रहती है, करंट की वैल्यू सभी रेजिस्टेंस में क्या रहती है, समान। ठीक है भाई, क्या चेंज होता है इसमें चेंज होती है वोल्टेज, है ना। श्रेणी क्रम में वोल्टेज क्या होती है, बंट जाती है, ठीक है, सबको बंट जाएगी, इसे बटेगी, इसे बटेगी, इसे बटेगी। ठीक है, जब भी तो मैंने यहां लिखा V1 V2 V3, है ना, लेकिन यहां करंट क्या लिखा, केवल I। तो अगर करंट तीनों में दिखानी हो तो यहां तीनों में हम क्या दिखाएंगे, I ही दिखाएंगे, है ना, क्या दिखाएंगे, केवल I ही दिखाएंगे, है ना। तो ये क्या है, इसके गुण हैं दो, और ये तुम्हें याद रखने हैं भाई, है ना। ये आ जाता है कि श्रेणी क्रम में कौन सी क्वांटिटी क्या रहती है, समान रहती है, किसकी वैल्यू चेंज नहीं होती रेजिस्टेंस के लिए, तो वो कौन सी वैल्यू है, रेजिस्टेंस है। और किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, अब देखो अगर तीन रेजिस्टेंस ये ही हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हों,
है ना। तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल लेंगे हम, अभी देखो इनके कैसे निकालते हैं। देखो क्या चीज बट रही है यहाँ, V1, V2 और V3 बट रही है ना। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि भाई इसमें एक V लगी हुई है, वोल्टेज V है ना, तो ये वाली वोल्टेज V इस वाली वोल्टेज के V1 के, V2 के और V3 के क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है भाई, यानी कि ये कहा ये एक वोल्टेज है हमारी, कितनी भी वोल्टेज है वो इन तीनों रेजिस्टेंस में बट रही है, हमें नहीं पता कितनी कितनी बट रही है, लेकिन इन तीनों में बट गई है ना। जैसे कि ये कुछ रोटियां हैं और ये तीन भाई हैं, इन्हें तीनों को बांट दिया, ठीक है, और वो खत्म हो गई, तो क्या होगा कि भाई इन तीनों के पास ही तो गई होंगी, है ना, और तो कहीं नहीं गई होंगी। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो टोटल वोल्टेज है V इन तीनों रेजिस्टेंस में लगने वाली वोल्टेज के योग के बराबर है। तो हमने यहां क्या लिख दिया, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है भाई, अब देखो क्या करेंगे, V किसके बराबर होती है, अभी ओम के नियम से देखो V किसके बराबर होती है, क्या बताया था, V बराबर क्या होता है, IR। क्या होता है भाई, V बराबर IR। तो यहां रख दो वैल्यू, सब में रख दो वैल्यू, तो V की वैल्यू क्या होगी, I ये रहा, और टोटल जो R रहा होगा यानी IR बराबर V1 कितना है, ये V1, इसमें कितनी करंट प्रवाहित हो रही, I प्रवाहित हो रही जी, और R कितना है, R1 है जी, इसका तो R1 है ना। और इधर देखो कितनी है करंट, तो सेम है, I ही है करंट, और R कितना है, R2 है जी। और इधर देखो तीसरे में V3 कितनी है, I गुणा R3, I और R3। ठीक है, अब क्या करेंगे, IR बराबर I कॉमन ले लो सब में से, जब तुम I कॉमन ले लोगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये आ जाएगा, है ना, ये ब्रैकेट है भाई, क्या आ गया, ये आ गया ऐसे। अब इस वाले I से ये वाला I कट गया, अब क्या बचा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब कि अगर हमारे रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कैसे होगा, क्या होगा भाई, वो ये है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब इन तीनों को उठा के क्या करो, डायरेक्ट जोड़ दो। ठीक है भाई, डायरेक्ट क्या कर दो, उठा के इन्हें जोड़ दो। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल भी कर लेते हैं यहीं के यहीं, है ना, ये लिखा हुआ है, एक देख लो एग्जांपल। माना हमारे तीन रेजिस्टेंस R1 बराबर 15 ओम, R2 बराबर 6 ओम, R3 बराबर 8 ओम, है ना, सीरीज में कनेक्ट है ना। तो इनका हमें क्या निकालना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो, तो कैसे निकालोगे, कुछ भी नहीं करना, सेम फार्मूला लगाओ, R इक्विवेलेंट बराबर क्या करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब कि R1 की वैल्यू कितनी है 15, R2 कितना है 6 और ये कितना है 8, तो जोड़ दो इन्हें, कितना हो गया 15 और 6 21, 21 और 8 कितना हो गया 29 क्या ओम। R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो गया हमारा 29 ओम हो गया। ठीक है, ये कब होगा, जब हमारे जो रेजिस्टेंस हैं वो काहे में होंगे, सीरीज में होंगे। तो हम क्या करेंगे कि भाई ये तो फार्मूला हमने निकाला कि भाई जो अगर सीरीज में होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे, कैसे निकाल लेंगे, R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और इसका एक हमने एग्जांपल देख लिया कि अगर तीन हमारे रेजिस्टेंस हैं उनकी वैल्यू हमें इस तरह दी गई है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट उन्हें जोड़ देना है और हमारी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है भाई, देखो जरा ये आया नहीं आया समझ में।
एक दो क्वेश्चन अपने आप से भी करना, है ना, एक दो क्वेश्चन करना अपने आप से भी, फिर ये तुम्हें और जल्दी से एकदम पता चलेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना। चलो देखो, अब नेक्स्ट है जो हमारा वो है समांतर क्रम। कौन सा क्रम? समांतर क्रम। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, समांतर क्रम। अब ये समांतर क्रम क्या होता है? देखो अभी तक तो हमने डायरेक्ट ऐसे जोड़ दिया था, लेकिन अब हम कैसे करेंगे? देखो, अगर हमारे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन इस तरीके से है, यानी कि सब रेजिस्टेंस के हेड एक साथ जुड़े हुए हैं और सब रेजिस्टेंस की टेल एक साथ जुड़ी हुई है, अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो ये वाला कॉम्बिनेशन कहलाता है क्या? पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन कहलाता है ये? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और अगर मैं इसमें एक वोल्टेज लगा दूं, ये लगा दी भाई वोल्टेज V, ठीक है, ये लगा दी, ये तार जुड़ रहे हैं भाई यहाँ पे, है ना, V लगा दी। अब इसमें एक करंट भी प्रवाहित होगी, यहाँ ये आ गई I। अब देखो जरा, जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन किया था तो वहां पे करंट का चलने का केवल एक ही रास्ता था, लेकिन यहाँ कितने रास्ते हैं करंट को चलने के लिए? देखो जैसे ही करंट यहाँ आएगी तो उसे कितने रास्ते मिल रहे हैं चलने के लिए? 3 रास्ते मिल रहे हैं। एक तो यहाँ I1, एक यहाँ I2, एक यहाँ I3, है ना। लेकिन वोल्टेज क्या है? वोल्टेज जितनी यहां लगी हुई है, यानी कि जो मेन वोल्टेज लगी हुई है V, वही वोल्टेज I3 के पास रहेगी, वही वोल्टेज I2 के पास रहेगी और वही वोल्टेज I1 के पास रहेगी। मतलब क्या हुआ इसका कहने का? कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहती है? वोल्टेज समान रहती है ना। कहे में? सभी रेजिस्टेंस में, है ना, सभी रेजिस्टेंस में वोल्टेज समान रहती है। और क्या बंट जाती है? करंट बंट जाती है ना। कहे में? सभी रेजिस्टेंस में, सभी रेजिस्टेंस में, ठीक है भाई, है ना। तो क्या कहा कि वोल्टेज तो हमारी एक समान रहती है, लेकिन क्या बंट जाती है? करंट बंट जाती है ना। तो जैसे सीरीज वाले का गुण क्या था? कि वहां पे करंट एक समान रह रही थी, वोल्टेज बंट रही थी, वो सीरीज कॉम्बिनेशन का गुण था। अब ये किसका गुण है? ये पैरेलल का गुण है। क्या गुण है पैरेलल का? पैरेलल का गुण ये है कि वोल्टेज तो एक समान और बंट कौन रहा है? करंट बंट रही है, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि भाई अगर हमारे 3 या 4 या 5 जितने भी रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, है ना। अब देखो वहां क्या बंट रही थी? वोल्टेज बंट रही थी। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में V बराबर लिया था ना, V1 V2 V3। तो यहां कौन बंट रहा है? यहां करंट बंट रही है ना। तो करंट I बराबर, टोटल करंट है I, है ना, टोटल करंट I किसके बराबर है? वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के, है कि नहीं है? हाँ जी है, बिल्कुल है ना। अब लगाओ इस पे ओम का नियम लगाओ। ओम का नियम क्या कहता है? I की वैल्यू निकालो जरा ओम के नियम से, है ना। अब मुझे तो ओम का नियम याद नहीं है, मुझे तो ये पता है V बराबर IR, है ना, पता है ना। तुम्हें भी यही पता होगा। तो I निकालना है तो V को नीचे क्या लेके जाऊंगा? R को ले जाऊंगा। तो क्या आ जाएगा? I बराबर V अपॉन R आ गया भाई, है ना, V अपॉन R आ गया। तो I इक्विवेलेंट या टोटल कह दो, सॉरी, ये तो I जो है यहां पे ये क्या आएगा? किसके बराबर आ गया? ये V अपॉन R इक्विवेलेंट, यानी कि जो टोटल निकलेगा हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। और I1 बराबर क्या है? I1 कहां? ये जा रही है I1 भाई, ये जा रही है I1। तो I1 किसके बराबर होगी? R1 गुणा V, नहीं सॉरी, V बटे R1, किसके? V बटे R1 प्लस I2, ये आ गया V बटे R2 प्लस ये किसके बराबर होगी? V बटे R3, ठीक है भाई।
अब V कॉमन ले लो ऊपर से, वहां V बराबर V R इक्वलेंट बराबर V कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये, और इस V से ये V कट गया बटे R इक्वलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये आ गया। यानी कि अगर हमारे रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो वहां पे किस तरह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये होगा हमारा फार्मूला किसके लिए, तब हमारे जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में होंगे। ठीक है भाई, इसे करो जरा एक बार, देखो ध्यान से। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन यही कर लेते हैं ना। अब मान लो यहां देखो R की वैल्यू कितनी है 6, R2 कितना है 5, और ये कितना है, ये लिख लो, चलो तुम 8 कर लो इसे 5 की जगह, है ना, आसान सॉल्यूशन हो जाएगा। इसे कर लो 4, ठीक है। R3 हमारा 4 है। अब निकालना है कि हमें क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो निकाल लो जरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैसे निकालोगे, R 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो 1/R1 कितना है 6, ये कितना है 8, ये कितना है 4। अब ये कैसे सोल्व करेंगे भाई, इसे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका ले लेंगे एलसीएम, है ना। क्या ले लेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। और जिन्हें एलसीएम लेना नहीं आता वो थोड़ा देख लो भाई कैसे लेंगे। ऐसे देखो 6 8 4, ठीक है। इसे 2 से भाग करो, यानी कि सबसे छोटी संख्या से भाग करना है जिससे ये सभी संख्याएं कट जाएं, ठीक है। तो 2 इसे काटेंगे 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 से काटो, ये तो 3 ही रहेगा, ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी कि अब 3 से कटेगा 1 आ जाएगा, 2 1, और तब तक काटना है तब तक ये हमारी संख्याएं नीचे एक एक ना आ जाएं, ठीक है। और जैसे ही आ जाएंगी अब इन सब की गुणा कर लो, 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24, 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24, यानी कि इन सभी संख्याओं का एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ये आ गया जी 24, ये लिख लो जी 24, लिख लिया भाई 24। अब क्या करना है, इस 24 को इस 6 से भाग दो, है ना। कितना आ गया, 6 चौक 24, तो यहां लिख दो 4 प्लस, ठीक। इस 8 को इस 24 से भाग दो, 8 तिया 24, ये आ गया जी 3, ठीक है भाई। इस 4 को इस 24 से, सॉरी इस 24 को 4 से भाग दो, है ना। 24 को भाग देना है 4 से, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 चौक 24। मतलब कि कहने का ये है, पहले इन तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लो इस विधि से, ठीक है। उसके रखो यहां बटे में, और जो जो ये तुम्हें डिनोमिनेटर दिखाई दे रहे हैं हर, है ना, तो उस संख्या से इस वाली संख्या को भाग दो, यानी कि 24 को भाग दो 6 से, जितना आएगा वो यहाँ पे लिखते रहो। जैसे मैंने लिख दिया है, 6 से भाग की 24 को तो 4 आया, 8 से भाग की 24 को तो 3 आया, और 4 से भाग की 24 को तो कितना आया 6 आया। अब उन्हें जोड़ दो, ऊपर वाली संख्या वो कितनी होगी, 6 और 4 10 बटे, सॉरी 6 और 4 10 और 3 13 बटे 24, ठीक है। और ये क्या था, ये था 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, ये पलट जाएगा 24 बटे 13 ओम, ये आ गया। इसे सोल्व नहीं करते, नहीं तो ये दशमलव में आ जाएगा और तुम्हारा दिमाग और चकरा जाएगा, ठीक है भाई। इसे तुम्हें ये ध्यान रखना है, दिक्कत कहाँ करते हैं लड़के, दिक्कत यहाँ करते हैं, सोल्व भी कर देंगे चलो ठीक है, एलसीएम भी ले लेंगे, लेकिन बाद में इसे पलटना भूल जाते हैं। जबकि ये है अभी 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू,
और R इक्वलेंट कब आएगा तब हम इसे पलट देंगे, तो जब पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बात समझ में है ना। तो ये इस तरीके से हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेंगे। अब इसकी एक विधि और है ना, और वो है आसान वाली। कौन सी? आसान वाली विधि है वो। ठीक है, तो चलो वो भी देखते हैं एक बार। ठीक है, अब वो कैसे है देखो, थोड़ा सा ना ध्यान से देखना और सुनना समझना। जैसे ये ही तीन है, अब मैं कहूं कि भाई ये तीन हमारे क्या है, रेजिस्टेंस है, अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो अभी तक तो मैंने कैसे किया था, इस वाली विधि से कर दिया कि भाई चलो ये है 1/R1 रखा, 1/R2 रखा, फिर सोल्व किया, एलसीएम लिया, ये कर दिया, है ना। अब एक विधि और है, और वो क्या कहती है कि यदि दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो, कितने? दो, तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, R इक्विवेलेंट बराबर R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ये तो दो के लिए है। अरे भाई दो के लिए तो है, तीन को पहले एक और एक सोल्व कर लो, फिर दो का जो कॉम्बिनेशन आएगा उसे इसे सोल्व कर लेना, है ना, जैसे अभी मैं करूंगा देखो, है ना। तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2। अच्छा, इसमें कुछ भी पलटने की जरूरत नहीं होती, ये पहले से ही सोल्व होके आएगा, है ना। तो पहले R1 और R2 ले लो, R1 और R2 ले लो, है ना, R इक्विवेलेंट 1 मान लो इसे। तो क्या क्या है, 6 गुणा 8 बटे 6 प्लस 8, कितना आया, 8 छिंग, चलो इसे अभी ऐसे ही रहने दो और इसे जोड़ दो, 8 और 6 14 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 7 2, ये आ गया 3, तो 8 दिया कितना हो गया, 24 हो गया, और ये बटे आ गया 7, है ना, ओम। तो इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका और इसका, इस वाले का और इस वाले का, कितना आ गया, 24 बटे 7 आ गया। अब R इक्विवेलेंट, अब R1 इसे मान लो, R1 24 बटे 7 गुणा 4 बटे 24 बटे 7 प्लस 4। ठीक है भाई, अब कैसे करेंगे, करो जरा, क्यों भाई, अब कैसे करेंगे, देखो फिर वही करना पड़ेगा हमें, इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, है ना। क्या करेंगे देखो, 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 रे 9 बटे कितना है ये 7 बटे, ठीक है, यहां इसका एलसीएम ले लो, 24 प्लस 7 चौक 28 बटे 7। ठीक है, और ये आ गया हमारा कितना, 7 से 7 कटा। ठीक, अब इसे इधर कर देते हैं। तुम्हारे पास इस तरह की इक्वेशन नहीं बनेगी, है ना, ये तो हम ऐसे ही सडनली ले ली, उसे सोल्व करना पड़ रहा है, इसलिए इस तरह की इक्वेशन बन गई। अदरवाइज जो क्वेश्चन न्यूमेरिक उसमें आते हैं ना एग्जाम में, वो बिल्कुल सिंपल इक्वेशन पे आते हैं। ठीक है, 96 अपॉन कितना आया, 8 4, ये आ गया भाई। ठीक है, अब इसे काट दो, कितना, 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, और 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, फिर 2 से काट दो तो कितना आ गया, 24 बटे 13। देखो वही आ गया ना, भले ही हमें थोड़ा सा सोल्व करना पड़ा यहाँ पे, लेकिन आंसर वही आया, है ना। अब जो तुम्हारे पास एग्जाम में आएंगे ना, वो 2 के आ सकते हैं, तो 2 का अगर आया ये सिंपल, तो यही वाला फार्मूला यूज करना है, R1 गुणा R2 बट्टे R1 प्लस R2। ठीक है, अगर 3 का आया तो 2 यूज करके, और तीसरे वाला उसमें जैसे अभी मैंने ये किया है वही हमें यूज करना है। ठीक है, एक चीज और है इसमें, क्या है वो भी देख लो। अगर एक समान वैल्यू के, क्या कहा, एक ही समान वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो, है ना, काहे में कनेक्ट हो, पैरेलल में, तब क्या करेंगे, है ना, कि मान लो
देखते ही तुम्हें आंसर पता चल जाएगा। ये रेजिस्टेंस है R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 10 ओम। अब तुमसे कहा कि भाई इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम निकालोगे, क्या आएगा, R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2, कितना आया, 10 गुणा 10 बटे 10 प्लस 10 यानी कि 100 बटे 20 यानी कि 5 ओम, है ना। तो इस संख्या में जो आंसर आया है R इक्विवेलेंट 5 ओम, और इस संख्या में जो दी हुई है R की वैल्यू 10 ओम, उसमें कुछ संबंध है, बिल्कुल है। वो क्या है, दी गई वैल्यू की क्या है, आधी है, ठीक है, दी गई संख्या की क्या है, आधी है, ठीक। तो यही तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर एक समान वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में आ जाएं तो कुछ नहीं करना, अगर 2 हैं तो वैल्यू के क्या कर दो, आधा कर दो, 3 हैं 1/3 कर दो, 4 हैं 1/4 कर दो, 5 हैं 5 से भाग कर दो, 6 हैं 6 से भाग कर दो। मतलब कि क्या करना है, अगर यही ये वैल्यू कितनी होती, 3 होती, कितनी होती, 3 रेजिस्टेंस होते हैं 10 ओम के, ये R3 बराबर 10 ओम। अब मैं तुम्हें बोलता कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, तो कुछ नहीं करना, R इक्विवेलेंट कितना आएगा भाई, 10/3, लो जी, है ना, कितना आया, 10/3 आया, सीधी भाग कर दो, 4 होता 10/4 आ गया जी, 5 होता 10/5 आ गया जी, है ना। तो इसी तरह हम क्या करते जाते, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ते जाते, है ना, तो वहां पे क्या करते, जो नीचे टोटल नंबर हैं हमारे रेजिस्टेंस के, है ना, वो भी हमारे क्या हो जाते, बढ़ जाते, यानी कि हम उतने से ही उसे भाग दे देते, है ना। तो फार्मूला कुछ ऐसे बनता है कि अगर इक्विवेलेंट एक समान रेजिस्टेंस हो पैरेलल में कनेक्ट, है ना, तो उसके लिए R इक्विवेलेंट बराबर होता है R/N। R क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू, और N क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। R क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू, और N क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। अब अगर मैं तुम्हें कहूं कि भाई 50, क्वेश्चन है ये कि 50 रेजिस्टेंस 100 ओम के, है ना, कहे में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट कितना होगा, है ना। तो निकालो जरा कितना होगा, तो R इक्विवेलेंट होगा, इसी फार्मूले में हमें रखना है वैल्यू, R इक्विवेलेंट बराबर R/N होगा। तो R की वैल्यू कितनी है भाई, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी, 100 ओम, और टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं, 50, तो 100 को 50 से भाग कर दो, कितना आ गया, 2 ओम आ गया, है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, 2 ओम होगी, ठीक है। तो घबराने वाली इसमें कोई बात नहीं है, ये भी पैरेलल के भी आसान ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा भारी नहीं आते। केवल तुम्हें ये याद रखना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होगा उसमें वोल्टेज की वैल्यू समान रहेगी और करंट बढ़ जाएगी, और सोल्व करने का जो तरीका है वो मैंने तुम्हें सारा बता दिया, ठीक है भाई। इसे देखो जरा एक बार, इनके क्वेश्चन करना भाई, अपनी जो तुम्हारी किताब में होंगे, है ना, रेजिस्टेंस दिया हुआ होगा, है ना, तो उसके क्वेश्चन लगाना, और फिर देखना कि जो मेथड मैंने तुम्हें बताए हैं उनसे वो क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो तुम्हें कब पता चलेगा, जब तुम क्वेश्चन करके देखोगे, बिना करे नहीं पता चलने का कि भाई हो रहे या नहीं हो रहे, उन्हें तुम्हें देखना पड़ेगा करके, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर,
जिसमें रेजिस्टेंस वगैरह के बारे में तुमने पढ़ा, ओम का नियम तुमने पढ़ा, ठीक है। अब जो लेक्चर आएगा नेक्स्ट, उसमें हम पढ़ेंगे क्या, किरचॉफ के नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन सभी लगाना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि कितने कितने क्वेश्चन सबने लगाए हैं, ठीक है। चलो ठीक है, धन्यवाद।